गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी 1 में भाषा एवं व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा भाष धातु से बना हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कहना। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है तो इसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसके विचारों और भावों को समझता है। इस आदान प्रदान करने की स्थिति को ही हम भाषा कहते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं, भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो भाषा के 3 रूप थे, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, मनुष्य के पास कोई ध्वनि नहीं थी, कोई भाषा नहीं था, तब मनुष्य अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए आपस में इशारे से बात किया करते थे और उनके संकेतों को दूसरा व्यक्ति समझता था। तो इस सांकेतिक भाषा को भी भाषा का पहला रूप दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता चला गया, वैसे वैसे भाषा का भी विकास होता चला गया। मनुष्य के मुख से एक ध्वनि निकली, फिर उस ध्वनि को एक चिन्ह का रूप दिया गया, उसे वर्ण के रूप में निर्धारित किया गया। वर्णों के मेल से शब्द बने और शब्दों के मेल से वाक्य बने। इस प्रकार धीरे धीरे भाषा का भी विकास होता चला गया। तो सांकेतिक भाषा अब धीरे धीरे खत्म हो गई और भाषा के केवल 2 ही रूप रह गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है तो इसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे नेताजी का भाषण देना। जब नेताजी सभा में भाषण दे रहे होते हैं, उस समय दर्शक उनकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं, तो इसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लिखित भाषा क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने विचारों और भावों को लिखता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है तो उस लिखित रूप को ही हम भाषा का लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना या समाचार पत्र पढ़ना। जब कोई व्यक्ति पत्र लिख रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझ रहा है तो हम इसे लिखित भाषा का रूप देते हैं। या कोई व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है और उसे पढ़कर समझ रहा है तो यह भी भाषा का लिखित रूप हुआ। अब हम देखते हैं कि मातृभाषा क्या है। मातृभाषा परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह सबसे पहले परिवार में बोली जाने वाली भाषा को ही सीखता है। यानी सबसे पहले वह परिवार में बोली जाने वाली भाषा के संपर्क में ही आता है और वही उसकी मातृभाषा बन जाती है। जैसे अगर कोई बच्चा तमिल भाषी परिवार में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले तमिल भाषा को ही सीखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार में बोली जाने वाली भाषा को ही हम मातृभाषा कहते हैं।
राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के बड़े भूभाग पर बोली जाती है या अधिकांश क्षेत्रों में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसे ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसे हम संपर्क भाषा भी कहते हैं क्योंकि इस भाषा के द्वारा ही मनुष्य एक दूसरे से सबसे ज़्यादा आपस में जुड़ते हैं। तो विभिन्न भाषाभाषी लोगों को सबसे ज़्यादा जोड़ने का काम जो भाषा करती है उसे ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा क्या है? सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं और हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे अब सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन राजभाषा का रूप हिंदी को ही दिया गया है। मानक भाषा क्या है? मानक भाषा हम उस भाषा को कहते हैं कि जब राजभाषा को स्थान देने के लिए जब लोगों के बीच ये विचार किया जा रहा था कि किस भाषा को देश में राष्ट्रभाषा का रूप दिया जाए, उस समय विभिन्न शिक्षाविदों या विद्वानों ने हिंदी भाषा को ही सबसे ज़्यादा मुख्य स्थान दिया। इसलिए हिंदी भाषा को ही राजभाषा का भी स्थान दिया गया और हिंदी भाषा ही पूरे देश में एक रूपता यानी सबसे ज़्यादा लोगों को संपर्क में जोड़ती है, इसलिए इसे मानक भाषा भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी भाषा का इतना महत्व क्यों है? हिंदी भाषा का महत्व इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि विश्व की 3 बड़ी भाषाओं में हिंदी भी अपना एक स्थान रखती है और 14 सितंबर 1949 को इसे संविधान में भी स्वीकार किया गया, यानी इस भाषा को स्थान दिया गया और प्रत्येक साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसलिए हिंदी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यह विश्व में तीसरा स्थान रखने वाला भाषा है। अब हम देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा में शुद्धता लाने के लिए व्याकरण में कुछ नियम बनाए गए हैं, अतः इसे ही हम व्याकरण कहते हैं या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले मनुष्य के मुख से ध्वनि निकली, उस ध्वनि को एक चिन्ह का रूप दिया गया यानी वर्ण का रूप दिया गया, फिर वर्णों के जोड़ से शब्द बने और शब्दों के जोड़ से वाक्य बने। इसलिए व्याकरण में 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब है लिपि किसे कहते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, यानी जो वर्ण हैं उन्हें चिन्हित करने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए उसे ही हम लिपि कहते हैं।
जैसे हिंदी की लिपि हो गई देवनागरी, पंजाबी की लिपि हो गई गुरुमुखी और उर्दू की लिपि हो गई फारसी। अब हम कहेंगे कि बोली क्या है। बोली, क्षेत्रीय भाषा को हम बोली कहते हैं, यानी यह बोली जो होती है सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं राजस्थान में राजस्थानी बोली बोली जाती है। यह पूरे देश के लोग इस भाषा को नहीं समझ पाते, केवल राजस्थान के लोग ही इस भाषा को समझ पाते हैं, यानी सीमित क्षेत्रों तक ही यह भाषा जो है सीमित रह जाती है। इसलिए हम लोगों ने इसे बोली का रूप दिया, या इससे दूसरे शब्द में हम बोलचाल की भी भाषा कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में कितनी भाषाएं हैं। तो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है आपके बुक में, भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये 22 भाषाओं के नाम लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, लेकिन हिंदी को उसमें सबसे ऊपर रखा गया क्योंकि इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये भाषा एवं व्याकरण आप समझ ही गए होंगे। मैं PDF के द्वारा क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगी, आप उसे अपने क्लास वर्क कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। थैंक यू क्लास।